म्यूचुअल फंड निवेश में होने वाली गलती में सुधार और पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लेडर अप वेल्थ मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवेंद्र नाथ जी। राघवेंद्र सर, हमेशा की तरह मनी 9 पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संदीप। सर, आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा भी होगा कि इस बात पर फोकस था कि म्यूचुअल फंड निवेश में हुई गलती को कोई कैसे सुधारे। सर, म्यूचुअल फंड निवेशक ये कैसे समझ सकता है कि उसके निवेश का निर्णय गलत साबित हो रहा है, और अगर ये पता चल भी जाए तो उसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो एक म्यूचुअल फंड की ये है कि ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म है। मोस्ट स्कीम्स आजकल, बहुत मेरे ख्याल से 5% म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि क्लोज एंडेड है, बाकी सब ओपन एंडेड है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी उस स्कीम से निकल सकते हैं बिना किसी खर्चे के। अगर 1 साल के बाद निकल रहे हैं और इक्विटी फंड है तो शायद कुछ खर्चा ना लगे। 1 साल से पहले छोटा मोटा खर्चा लगेगा, पर एग्जिट विंडो अवेलेबल है। तो एक बड़ा अच्छी चीज़ है कि अगर आपको कोई फंड पसंद नहीं आ रहा है या फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही है, या आप सोच रहे थे कि मुझे फिक्स इनकम में डालना है, गलती से आपने इक्विटी में डाल दिया, तो आप निर्णय को चेंज कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं। जहां तक गलती का प्रश्न है, गलती दो तरीके की हो सकती है म्यूचुअल फंड में। या तो आपने, जैसे मैं बता रहा था, कि फंड ही गलत सेलेक्ट कर लिया। आपको लार्ज कैप फंड में डालना था पर आपने गलती से स्मॉल कैप फंड में डाल दिया, या आपको फिक्स्ड इनकम में डालना था, आपने इक्विटी में डाल दिया। तो एक वो गलती जो कि एक एसेट एलोकेशन की गलती है, जिसको आपको सुधारना ही सुधारना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है, आपको लग रहा है कि आपको चाहिए था 20% का रिटर्न, आ रहा है -5% का रिटर्न, और तो आप बोलते हैं अरे ये तो गलती हो गई मेरे से, मैंने गलत जगह डाल दिया। तो उसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत यह है कि क्या आपको जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, वो आप उसको एब्सोल्यूट बेसिस पर देख रहे हैं या रिलेटिव देख रहे हैं। हो सकता है मार्केट ही 5-10% गिरा हुआ हो, इसकी वजह से मार्केट का रिटर्न, फंड का रिटर्न खराब है। तो आपको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि जिस फंड में आपने पैसे डाले हैं, उस तरीके के बाकी फंड्स में कैसा रिटर्न आ रहा है, उसका जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न कैसा आ रहा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये फंड बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स के साथ या अपने बेंचमार्क के साथ, तो आप निकालिए उसे। ठीक है, ओके। तो आपने कहा कि ज़्यादातर स्कीम्स ओपन एंडेड ही हैं, 95% ऑफ द स्कीम्स ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत फंड का चुनाव कर लिया है तो आप उस फंड से निकल सकते हैं। अगर 1 साल हो गया है तो बिना खर्चे के, और 1 साल के अंदर भी रहते हैं तो कोई बहुत छोटा खर्चा है जिसका शायद आपको भुगतान करना पड़े, और आप उस स्कीम से निकल सकते हैं। दो तरह से गलती होती है, या तो एसेट एलोकेशन की, आपने गलत स्कीम का चुनाव कर लिया, या फिर आपको लगता है कि आपने जिस उम्मीद के साथ, जिस अनुमान के साथ, जिस रिटर्न की उम्मीद के साथ आपने निवेश किया है वो रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है। तो आप इस तरह से पकड़ सकते हैं कि हाँ, आपका जो म्यूचुअल फंड का चुनाव है वो गलत हो गया है। सर, फिर ये भी बता दीजिए कि फिर इसको सुधारना कैसे है, दुरुस्त कैसे करना है? हाँ, तो सुधारना का तो देखिए, पहला तो सुधारना आपको ऑब्वियसली सही स्कीम में जाना पड़ेगा, जो एसेट एलोकेशन को चुनाव की जो बात कर रहे थे। और दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फंड का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो बाकी जो, और वो आपको 1-2 साल देने पड़ेंगे। बहुत सारे निवेशक जो कि एक रिटेल निवेशक हैं, वो 2 महीने में ही, 3 महीने में सब्र खो देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ये तो सही नहीं चल रहा है। और ठीक है। रिटर्न दे 3 साल का रिटर्न देख के डाला कि 3 साल में फंड ने 50% का रिटर्न दे दिया, और सडनली 3 महीने में उनको अच्छे रिटर्न्स दिखने की एक्सपेक्टेशन बन जाती है। तो अगर आपने अपने फंड को बराबर समय दिया हुआ है और आपने पेशेंस रखी है, उसके बाद आपको ये लगता है कि आपका फंड का अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, तो आप उसको चेंज करके दूसरे जो बेटर परफॉर्मिंग फंड्स हैं उसमें जाइए। आपके पास बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जो कि फंड्स को रैंकिंग कर रहे हैं, उनकी रेटिंग दे रहे हैं। तो आप उनके बेसिस पर भी जा सकते हैं, या किसी एक अच्छे एडवाइज़र को जो आपके घर के पास है, जिसको आप समझते हैं, जानते हैं, और जो वहाँ पर रहने वाला है और जो अच्छा एक्सपीरियंस है, उससे सलाह लीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रही है। तो खुद को समझना कि कौन सा फंड अच्छा है और कौन सा नहीं है, खाली रिटर्न देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़े से एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ठीक ठाक समय आपको देना चाहिए, यानी कि अगर आपने किसी फंड का 3 साल का परफॉर्मेंस देखा है तो फिर आप 2 या 3 महीने या 4 महीने के बाद अगर वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो इस चीज़ को जज नहीं कर सकते कि आपने गलती कर ली है या आपको उसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपने सही में समय दिया है, जैसा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एक परिभाषा है उसके मुताबिक, तब भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप स्विच कर सकते हैं, दूसरी स्कीम्स का चुनाव कर सकते हैं। रैंकिंग्स आती हैं, रेटिंग्स आती हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में, उसकी आप मदद ले सकते हैं। या तो फिर जिस तरह से अब इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र का चुनाव कर सकते हैं, उसकी मदद लें, उसकी सलाह लें, उसके बाद आप स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो ये देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं और आगे भी शायद ये जो ऊंची ब्याज दरें हैं वो बनी रहेंगी, क्योंकि महंगाई बहुत जल्द नीचे आ जाएगी, इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम नजर आ रही है। ऐसे में खासकर डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो जब आप डेट फंड में निवेश कर रहे हैं और आपका अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की अवधि है वो लंबी ही होगी, अधिकतर 2-3 साल, 4 साल, 5 साल। तो अभी हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से यील्ड्स भी बढ़ गई हैं फंड्स की। हम्म। तो अगर आप जैसे क्रेडिट रिस्क कैटेगरी में जाएं, जहां पर अमूमन सारे जो अंडरलाइंग जो कंपनीज हैं उन सब के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर वो बोरो कर रहे थे, वो सब 8.5 से 9% के आसपास आ हम्म। गए। तो आपको आगे आने वाले समय में उन फंड्स में से आपको 5-6% की बजाय 7-7.5% का रिटर्न मिल सकता है। हम्म। अगर थोड़े से आप सोफिस्टिकेटेड लेट्स से इन्वेस्टर हैं और थोड़ा सा प्राइस रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स हैं या डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हैं, जहां पर कि एवरेज मेच्योरिटी जिसको बोलते हैं, अवधि बोलते हैं, जो बॉन्ड्स की अवधि है वो लंबी है। तो वो जिन जिन बॉन्ड्स की अवधि लंबी होती है तो उनकी प्राइस सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स हमेशा बढ़े रहें। हम्म। इंडिया में इंटरेस्ट रेट साइकिल्स हमने देखा है 2 से 3 साल की होती है। ठीक पिछले है। 2 साल से इंटरेस्ट रेट्स कम जा रहे थे लगातार, फिर बहुत कम पहुंच गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, और अभी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाना चालू हो गए। एक डेढ़ डेढ़ पौने 2 साल से इंटरेस्ट रेट्स लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ने का है, ये करीब करीब अपनी पीक पर पहुंच चुका है। मे बी यहाँ से आधा पौना % शायद इंटरेस्ट रेट्स और ऊपर चले जाएं, पर वहां पर जाके ये प्लेटो हो जाने वाला है, पीक आउट हो जाने वाला है, और उसके बाद फिर डाउन साइकिल। ठीक है। तो अगर आप 3 साल के हिसाब से निवेश कर रहे हैं तो और इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो आपको उधर ये डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स हैं, इनमें प्राइस गेन भी मिल सकता है। तो आप हो सकता है आपको अगर इंटरेस्ट रेट 1%, 1.25% से नीचे गिर गए अगले 3 साल में, और ऐसी अगर आप उम्मीद रखते हैं, तो आप इन फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको 7 से 8% या 9% भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो जो लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जुड़े फंड्स होते हैं, आप उनमें निवेश कर सकते हैं, या तो फिर डायनामिक बॉन्ड फंड्स, इनमें भी आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि भले ही ये जो रेट साइकिल है वो पीक आउट होने वाला है, लेकिन अगर आप 2 से 3 साल में ये भी सोचते हैं कि ब्याज दरें नीचे आने शुरू हो जाएंगी, 1% के आसपास की कमी भी उसमें हो जाएगी, तब भी ये जो दोनों विकल्प आपको बताए गए हैं, लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और उसके साथ साथ डायनामिक बॉन्ड फंड्स, इनमें अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, अगर आप बढ़ी हुई ब्याज दरों का जो फायदा मिल रहा है उसको बनाना चाहते हैं। सर, इसके अलावा हमने देखा है कि नवंबर महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो में 76% तक की गिरावट आई है। लार्ज कैप फंड से बड़ी मात्रा में आउटफ्लो हुआ है। आप इसकी क्या वजह मानते हैं और निवेशकों को इसका क्या मतलब निकालना चाहिए सर? देखिए, अभी पिछले 4-5 साल से क्या हो रहा है कि बहुत सारे निवेशक फंड हाउसेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चालू कर दिए हैं। वो ऑनलाइन के जरिए से, और बाकी जो जित जित बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। मोस्ट ऑफ दी ये इन्वेस्टर्स जो हैं, ये इनका जो देखने का नजरिया होता है बहुत शॉर्ट। तो पिछले 1 साल से जैसे रिटर्न्स मार्केट में कुछ नहीं कमाया है, तो बहुत सारे लोग दे स्टार्ट लूजिंग पेशेंस। ओके, तो नवंबर महीने में मार्केट 4 से 5% चढ़ा था। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ये निवेशक फिर भागना चालू करते थे मार्केट से।
ओके, तो ये एक बड़ा फैक्टर देखा गया है मार्केट म्यूचुअल फंड्स के अंदर कि जब भी रिटर्न्स प्लेटो हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, हम्म। तो जो रिटेल निवेशक हैं या जिनको समझ नहीं है इक्विटी मार्केट्स की, वो परेशान होने लगते हैं, और जहां उनको थोड़ा सा रिटर्न दिखता है तो वो पैसा निकल निकाल जाते हैं। के किनारे कर देते हैं उसको। हम्म। तो अमूमन यही रीजन है जो ये लार्ज आउटफ्लोज हैं, अदरवाइज इस समय लार्ज आउटफ्लो होने का कोई रीजन नहीं। ठीक है, ये तो रीज़न हो गया सर। एक जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो छोटा निवेशक है, उसको अगर ये आंकड़ा दिखता है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, अगर वो इस तरह का स्टेप लेता है, तो आपकी क्या राय होगी उनको कि आगे की किस तरह से उनको रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, इक्विटी मार्केट में तो जब आप निवेश कर रहे हैं तो आपको उस पैसे को डालना चाहिए जो कि आप 8-10 साल के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है। इक्विटी मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं है। हम्म। अगर आप आज घर कहीं पर खरीदते हैं किसी कॉलोनी में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो घर 3 महीने में डबल हो जाएगा, हम्म। है ना। उस कॉलोनी के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। तो आप जब घर खरीद रहे हैं, आपका एक नजरिया है कि मैं ये घर को 8-10 साल 15 साल रखूंगा, या जमीन खरीद रहा हूं तो 8-10 साल 15 साल रखूंगा, उसी समय में मुझे फायदा है। इक्विटी भी ऐसा है। जब आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो आप एक बिजनेस का एक अंश खरीद रहे हैं। रिलायंस का आपने अगर एक शेयर खरीदा तो आप रिलायंस के ओनर बन गए वो एक शेयर के लिए। अभी एग्जैक्टली। रिलायंस में तो ऐसा नहीं है ना, रिलायंस का बिजनेस आपका डबल हो जाएगा अगले 1 साल में या 2 साल में। इतनी हम्म। बड़ी कंपनी है, वो 12-14-15% से ग्रो कर रही है, तो उसी हिसाब से आपका रिटर्न भी बढ़ रहा है। हम्म। तो आपको 7-8-10 साल के लिए जब आपको निवेश करना है, तो फिर आप 1 साल 6 महीने 1.5 साल 2 साल का पीरियड देख के आप अपने नजरिए को बदल नहीं सकते। ठीक है, तो जब भी आप इक्विटी मार्केट या इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, तो कम से कम आपको रियल एस्टेट की तरह ही 8 से 10 साल का समय देना चाहिए। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए कि अगर कुछ बाजार फ्लैट हो जाता है या कुछ समय तक रिटर्न नहीं आते हैं, तो एक महीने में अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाते हैं 4 या 5% जैसा हमने नवंबर में देखा, तो एकाएक जो छोटे निवेशक हैं वो अपने जो निवेश हैं उससे बाहर निकलने लगते हैं, अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को भी बेचने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमें राघवेंद्र सर बता रहे हैं कि उसका आपको तरीका क्या है कि आपको कम से कम 8 से 10 साल का नज़रिया लेना चाहिए। किसी मार्केट में कोई अगर छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसकी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। सर, इसी मामले से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज तो कम हुए ही हैं, साथ ही साथ जो SIP क्लोजर रेशो है वो बढ़कर 51% तक पहुंच गया है। हालांकि नए SIP अकाउंट्स रजिस्ट्रेशन में 6% की मामूली बढ़त भी हुई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? SIP की इतनी संख्या में बंद होने की आप क्या वजह समझते हैं? वही सेम सेम ही उसका भी रीजन है, जो कि ये लार्ज कैप फंड्स में से जो पैसा निकला है, क्योंकि अभी जितना एडवर्टाइजिंग हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, वो एडवर्टाइज करते हैं, वो रिटर्न्स दिखाते हैं कि आपका 10 साल में 3 गुना हो गया पैसा, 4 गुना हो गया, 6 गुना हो गया। हम्म। आदमी उसके बेसिस पर इन्वेस्ट करता है और देखता है कि अरे 2 साल में मेरे तो पैसे बढ़े ही नहीं, कम हो गए, हम्म। तो वो बंद कर देता है ऐसे। तो अच्छा। उसको थोड़ी सी एडुकेशन की जरूरत है। जितना हम इन्वेस्टर एडुकेशन को पर फोकस लेके आते जाएंगे, जितना इन्वेस्टर का इक्विटी की जानकारी हासिल करते जाएगा, उतना ही फिर वो लॉन्ग टर्म होता जाएगा। चलिए। तो दैट इज द की रीजन, क्योंकि इस समय 70 से 80% SIP जो है ऑनलाइन बिक रहे हैं। तो वो जहां पर भी रिटर्न्स कम आते हैं तो वो निवेशक जो है फिर उनको बंद कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो 70 से 80% SIPs अभी फ़िलहाल देखें तो ऑनलाइन बिक्री हैं, और जैसे ही रिटर्न कम होता है वैसे ही वो SIPs जो छोटे निवेशक होते हैं, खासतौर पे जो रिटेल निवेशक होते हैं, वो उसे बंद कर देते हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो SIP क्लोजर रेशो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है हाल फिलहाल में। अच्छा सर, हम 2023 आने वाला है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और इनफैक्ट बजट की भी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। म्यूचुअल फंड्स की जो संस्था है एमफी, उसने बजट के लिए अपनी जो विश लिस्ट जारी की है उसमें एक प्रस्ताव ये भी है कि ELSS की तर्ज पर DLSS यानी डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम शुरू करने की इजाज़त दी जाए। सर, आपको क्या लगता है कि एमफी का ये जो प्रस्ताव है निवेशकों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? ये है क्या एक्चुअली, पहले वो भी समझाइएगा।
नहीं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम तो सेक्शन 80C का पार्ट है। तो सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख रुपया क्लाइंट्स के लिए एक उनका वो 1.5 लाख रुपए का इनकम पर टैक्स की छूट मिल जाती है अगर आप 80C में डालें। उसके अंदर प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं आपकी, पीपीएफ है, और ये ईएलएसएस, ये 3 या 4 5 फंड स्कीम्स हैं जो सरकार ने मंजूरी दे रखी है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम थोड़ी सी लॉन्गर टर्म होती है और इसलिए काफी लोगों के समझ में नहीं आता है। तो शायद एमपी चाह रही है कि डेट लिंक सेविंग स्कीम आएगी तो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं एफडी की जगह थोड़ा बहुत पैसा म्यूचुअल फंड्स में भी डालना चालू कर देंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एफडी जितना ही रिटर्न मिल जाता है। इनफैक्ट पोस्ट टैक्स बेसिस पर देखेंगे तो एफडी से थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। तो अच्छी स्कीम है, कोई बुराई नहीं है उसको करने में। और इट कैन बी एक और ऑप्शन इन्वेस्टर के लिए क्रिएट किया जा सकता है, जहां पर, क्योंकि बाकी जितने फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस हैं उनमें एक अपर लिमिट है और प्री डिसाइडेड रेट ऑफ रिटर्न है, वेर एज जो फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां पर कोई प्री डिटर्मिनेड रेट नहीं। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा आएंगे, कम रेट रहेगा तो कम आएगा। ठीक है, ये जो डीएलएसएस की बात की जा रही है एमपी की ओर से, बजट में जो विश लिस्ट दी गई है, वित्त मंत्री को सौंपी गई है, उसमें ये जो नई डीएलएसएस चालू करने की बात की गई है, उसमें दरअसल एमपी ने इसलिए ये कदम उठाया है, इसलिए ये विश लिस्ट रखती है कि एफडी में जिस तरह से लोग निवेश करते हैं उसके बजाय अगर कुछ पैसा डीएलएसएस के जरिए म्यूचुअल फंड में आए तो निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और पोस्ट टैक्स बेसिस पे देखा जाए तो एफडी के मुकाबले ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश रहती है। तो उस लिहाज से निवेशकों की मदद करने के लिए, उनकी रिटर्न को बढ़ाने के लिए एमफी की ओर से ये कदम उठाया गया है। चलिए, तो म्यूचुअल फंड निवेश में होने वाली गलतियों, उनके सुधार पर हमने खास चर्चा करी। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी हमने समझा। और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। सर, आप तो जानते ही होंगे कि इस सेगमेंट का हमारे दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा इंतजार रहता है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों की समस्याओं का समाधान हमारे एक्सपर्ट से सीधे चर्चा के जरिए करते हैं। राघवेंद्र सर, हमारे पास जो हमारे दर्शकों ने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सवाल भेजे हैं वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। जो पहला सवाल हमें मिला है वो हमें मिला है गाजियाबाद से प्रियवंदा सहाय की ओर से, जो हमें व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने भेजा है। प्रियवंदा जी 42 साल की हैं और उन्होंने करीब 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश कर रखा है। वे आपसे ये जानना चाहती हैं कि क्या इनमें से कोई स्कीम वह अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को गिफ्ट भी कर सकती हैं? अगर हाँ, तो ये कैसे हो सकता है? म्यूचुअल फंड में गिफ्टिंग एक ही तरीके से पॉसिबल है कि आप उसको डीमैट करा लीजिए। ठीक है। और अपने डीमैट अकाउंट से ऑफलाइन ट्रांसफर आप अपने किसी भी रिश्तेदार या फ्रेंड को करना है आप कर लीजिए। तो जैसे कि आप अपने शेयर को अपने बेटे को दे सकते हैं डायरेक्टली, या अपने रिश्तेदार को दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड अगर आपका डीमैटेड फॉर्म में है और डीमैट अकाउंट में, तो उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड को आपको अपने डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना होगा और उसके बाद फिर आप ऑफलाइन चाहें तो जिस तरह से शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसी तरह आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए अपनी कोई भी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसे प्रियवंदा जी आप किसी भी अपने दोस्त या रिश्तेदार को आप गिफ्ट कर सकती हैं, उसे आप ट्रांसफ़र कर सकती हैं। सर, दूसरा सवाल जो हमें मिला है वो तेजिंदर शर्मा जी ने भेजा है, यूट्यूब के जरिए उन्होंने पूछा है। तेजिंदर जी का कहना है कि वह किसी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट निवेश करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए उन्हें बाजार में बड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए? क्या बड़ी गिरावट के दिन ही उन्हें रकम ट्रांसफर करनी चाहिए? उनकी दुविधा यह है कि वह टैक्स बचाने के लिहाज से निवेश करना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास केवल 31 मार्च तक का ही समय है। हाँ, तो संदीप, बड़ी गिरावट तो किसी को नहीं मालूम है कि कब आएगी। अगले महीने भी आ सकती है, कल भी आ सकती है और 2 साल भी नहीं है। तो उसके लिए वेट करना समझदारी की चीज नहीं है। अगर आपने किसी भी पीरियड में इन्वेस्ट किया है और जैसे ईएलएसएस, किसी ईएलएसएस में डाला है और 4-5 साल के लिए डाला है, तो आपको जनरली 12 से 15% का रिटर्न आ जाता है। अगर आप गिरावट का इंतजार करेंगे और आपको गिरावट मिल गई, मे भी आपको 15 मिल जाएगा। और अगर नहीं गिरावट का इंतजार किया और डाल दिया और मार्केट हाई रहा तो 12% मिल जाएगा, पर उतना ही फर्क रहने वाला है, 2-2.5% का, 3% का। तो मेरे ख्याल से गिरावट का इंतजार ना करके आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगले साल से फिर आप, तेजिंदर जी, क्या कर सकते हैं कि आप एक एसआईपी चालू कर दीजिए। तो फिर आपको गिरावट के इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपका मार्केट बाजार गिरा हुआ होगा तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे
और जब बाजार गिरा हुआ नहीं है ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो तेजिंदर जी आपके लिए राय ये है कि जो बड़ी गिरावट की आप बात कर रहे हैं ये कब आएगी, कल आ जाएगी, आज आएगी, या 3 महीने में आएगी, या 15 महीने में आएगी, 2 साल में आएगी, इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। तो उस लिहाज से आप अभी जो आपको एलएसएस में पैसा लगाना है वो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगले साल से आप एक एसआईपी खोल लीजिए, यानी कि बाजार में कोई भी जो उतार चढ़ाव होता है फिर उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो एसआईपी जिसकी बात राघवेंद्र सर ने करी है वो आपको कहीं ना कहीं मदद करती हुई दिखेगी। सर, तीसरा सवाल हमें मिला है पटना बिहार से विनोद टिबड़ेवाल जी की ओर से, जो फेसबुक पेज पे उन्होंने शेयर किया है। वो 35 साल के एक कारोबारी हैं, उनके पास नकदी कभी कम तो कभी ज़्यादा रहती है। वे आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्याज दरों के बढ़ने के मौजूदा सिनेरियो में उन्हें कुछ अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स बताएं जिसमें वह निवेश कर सके। तो जैसा हमने थोड़ी पहले सेगमेंट में बात की थी कि इस समय क्रेडिट रिस्क फंड्स अच्छे लग रहे हैं, जहां पर आपको फिक्स्ड इनकम भी मिलेगी और आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिल सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले। उसके अलावा डायनेमिक बॉन्ड फंड्स में भी डाल सकते हैं आप, जहां पर भी आपको अगर इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट आएगी वहां भी आपको फायदा मिलेगा। तो आप दोनों में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा आप निवेश कर सकते हैं। ओके, तो विनोद जी आपके लिए राय ये है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स, इसके साथ साथ जो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स होते हैं और क्रेडिट रिस्क फंड्स, ये 3 विकल्प आपको बताए गए हैं जिनमें अगर आप निवेश करना चाहें तो जो बढ़ती इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप इन 3 तरह के जो डेट फंड्स हैं उनमें पैसा आप लगा सकते हैं। चौथा सवाल हमें मिला है बेंगलुरु कर्नाटक से कार्तिकेय भारद्वाज जी ने, जो ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा है। कार्तिकेय जी 40 साल के इंजीनियर हैं, वे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं लेकिन ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते। हाल में उन्होंने एक ETF और कुछ इंडेक्स फंड्स में निवेश किया है। वे आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी फंड ऑफ फंड्स में निवेश करना उनके लिए सही रहेगा, और अगर हाँ तो कुछ अच्छे फंड्स का वो नाम भी आपसे जानना चाहते हैं। फंड ऑफ फंड बड़ा मतलब एक अच्छा एक नायाब वो है, तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आप किसी एक समझदार आदमी को बोल रहे हैं कि आप मेरे बिहाफ में मेरे लिए फंड को सिलेक्ट कर दो। और जब इक्विटी आपको अच्छा लग रहा है तो इक्विटी फंड में ज्यादा पैसा डालो, अगर डेट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो डेट में ज्यादा पैसा डालो। तो काफी सारे फंड हाउसेज ने ये फंड ऑफ फंड बना रखा है जिनको एसेट एलोकेटर फंड्स बोलते हैं। और जब मार्केट्स चढ़ रहे होते हैं ऊपर तो वो इक्विटी का एलोकेशन कम करते जाते हैं, और जब मार्केट गिर रहा होता है नीचे तो इक्विटी का एलोकेशन कम करते जाते हैं। तो HDFC का एसेट एलोकेटर फंड है, ICICI का है, कोटक का है, निपॉन का है। ये 3-4 फंड्स जो हैं सबके एसेट एलोकेटर फंड्स हैं जहां पर आप अपने पैसे को डाल सकते हैं, और फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन से कितना इक्विटी रखना है, कितना डेट रखना है, इक्विटी में कौन से फंड लेने हैं और डेट में कौन से लेने हैं। तो आपका काम आसान हो जाता है। अगर आप 3 या 4 फंड एसेट एलोकेटर फंड ले लिए तो तीनों चारों फंड हाउसेज के जो इक्विटी फंड है और डेट फंड है आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है, तो कार्तिकेय जी ये जो फंड ऑफ फंड्स की आप बात कर रहे हैं अच्छा विकल्प है, ये हमें राघवेंद्र सर बता रहे हैं। ICICI, HDFC, कोटक के एसेट एलोकेटर फंड्स हैं जिनमें आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, जो आपकी मंशा है, जो आप फ़ायदा लेना चाहते हैं। इन तीनों फंड्स के जरिए एक नाम और भी उन्होंने बताया था, वो मैं स्लिप कर गया, निपॉन का। हाँ, ICICI, HDFC, कोटक और निपॉन, ये 4 ऐसे विकल्प हैं जो आपको बताए गए। इनके एसेट एलोकेटर फंड्स में अगर आप निवेश करते हैं कार्तिकेय जी तो आपको अच्छा खासा फायदा इनमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ राघवेंद्र सर, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ हुई बातचीत से हमारे दर्शकों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद संजीव।